हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विजय अरोड़ा। अनलॉकिंग माइंड्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जापान के एक शब्द की, यानी जापानीज एक शब्द के ऊपर जो है इकिगाई। इकिगाई को अगर हम देखना चाहें तो इकिगाई का इंग्लिश मीनिंग है रीजन फॉर बीइंग, और यू कैन से आर्ट ऑफ लिविंग और पर्पस ऑफ लाइफ, या जीवन जीने की कला। अब ये है क्या? इकिगाई बेसिकली एक फिलॉसफी है जो ये कहती है कि आपकी लाइफ में एक इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। अगर वो इंटरसेक्शन पॉइंट आपको मिल जाए तो बस वही है आपका इकिगाई। वो क्या है? इट इज एन इंटरसेक्शन ऑफ 4 एलिमेंट्स। अब वो 4 एलिमेंट्स हैं क्या? यानी कि पहला है व्हाट यू लव, दूसरा है व्हाट यू आर गुड एट, तीसरा है व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, चौथा है व्हाट यू कैन बी पेड फॉर। यानी कि कोई ऐसी एक्टिविटी, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा काम जो आपको बहुत पसंद है, जिसमें आप बहुत अच्छे हैं, उसकी दुनिया को जरूरत भी है और उसके लिए आपको पे भी किया जा सकता है। बस ये वो चीज है जो अगर हमें समझ में आ जाए तो उसको हम कहेंगे इकिगाई, हमें हमारा मिल गया। अब इकिगाई से इकिगाई एक सीक्रेट है आपकी लॉन्ग, हेल्दी और हैप्पी लाइफ का। यानी कि जो काम मुझे पसंद है, जो काम मैं कर सकता हूं, जिसमें मैं अच्छा हूं और जिसकी दुनिया को जरूरत भी है और उसके लिए दुनिया पे भी करने को तैयार है, अगर ऐसा काम मेरे को मिल जाए, यानी मेरा पैशन और मेरा प्रोफेशन एक हो जाए, यानी मुझे रोज कल सुबह उठने का एक रीजन मिल जाए। आपने देखा होगा अधिकतर लोग मंडे को सबसे ज्यादा फील करते हैं लोग। क्यों? क्योंकि उन्हें अब उस काम पर जाना होगा जो काम करना उन्हें पसंद नहीं है, और फ्राइडे नाइट या वीकेंड आते ही वो लोग फिर से खुश। ऐसा क्यों हो रहा है? यानी उन लोगों को उनका इकिगाई अभी नहीं मिला है। अगर मिल गया होता तो मंडे उनके लिए सबसे ज्यादा लो फील करने का डे ना होता, मंडे उनके लिए सबसे ज्यादा लेथार्जिक फीलिंग वाला दिन ना होकर के सबसे ज्यादा हाई एनर्जी का दिन होता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इस इकिगाई कॉन्सेप्ट को समझने की मैंने कोशिश करी इस किताब से। दूसरा, मैं इकिगाई कोच भी हूं, तो मेरे को उस कोर्स के दौरान भी इकिगाई को सीखने समझने का मौका मिला। अब इकिगाई की शुरुआत कहां से हुई? जापान का एक रीजन है जिसका नाम है ओकिनावा। ओकिनावा रीजन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से सबसे ज्यादा सेंटेनरियंस, यानी सबसे ज्यादा 100+ ईयर्स के लोग अगर कहीं हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो वो जापान के उस ओकिनावा रीजन में है। तो ये जो फिलॉसफी है ये उसी रीजन से निकल के आई गई शब्द और इकिगाई फिलॉसफी से जो मैंने समझा सीखा वो आप लोगों के साथ में शेयर करता हूं। मेरी उस कोर्स के दौरान और इस किताब को पढ़ने से जो मेरी टॉपिक्स हैं, या हम ऐसा क्या करें जो हमें हमारा इकिगाई मिल जाए, तो उसको देखते हैं। पहली लर्निंग मेरी इकिगाई से है कि स्टे एक्टिव, नेवर रिटायर। यानी हमेशा जिंदगी के हर फेज में कुछ ना कुछ काम करते रहो। कोई अपनी हॉबी, कोई अपना शौक, कोई अपना पैशन, कोई वॉलंटियरिंग, किसी ना किसी एक्टिविटी में आप हमेशा व्यस्त रहो। इवन रिटायरमेंट के बाद भी, रिटायर्ड शब्द अपने आप में बहुत खराब शब्द है। वो कह ही ये रहा है रिटायर्ड, यानी जो आपको बार बार टायर्डनेस की फीलिंग दे, उसका नाम है रिटायर्ड। सो पहला ये है कि हमेशा एक्टिव रहें, हमेशा एक्टिव रहें। इस वीडियो के दौरान सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं आपको केवल इस बुक में से मैंने क्या सीखा है वो शेयर करूंगा, बल्कि मैं कोशिश करूंगा कि ये जो लर्निंग्स हैं उसको आप डेली लाइफ में कैसे इंटीग्रेट करें। मैं कोई ना कोई प्रैक्टिस आपके साथ में करूंगा शेयर। तो जैसे मैंने कहा स्टे एक्टिव ऑलवेज, तो उसके लिए हर दिन अपनी किसी फेवरेट एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहें। अपना कुछ टाइम किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वेस्ट करें जो आपको पसंद है।
जिसको करके आपको आनंद आता है, जिसको करके आपको मजा आता हो। यानी कोई आपकी हॉबी हो उसको कंटिन्यू करें, या किसी अपनी पसंदीदा काम में वॉलंटियरिंग करते रहें। दूसरी जो लर्निंग मेरी इससे है वो है टेक इट स्लो। आप जीवन में कोई भी काम करें लेकिन उसको धीरे धीरे आराम से करें, जल्दबाजी ना करें बिल्कुल भी। आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है कि हम कहीं जा रहे हैं तो मंजिल तक पहुंचने के लिए हम सफर को एंजॉय करना कर देते हैं बंद। यानी केवल मंजिल मंजिल मंजिल। अगर हम स्पीड थोड़ी स्लो रखें, जल्दबाजी ना करें, काम को बड़े प्यार से पूरे फोकस के साथ करें, तो मंजिल पर पाने का तो आनंद आएगा ही आएगा, लेकिन उसके साथ सफर की जो खूबसूरती है उसको भी एंजॉय करने का मौका मिलेगा। तो यहां कैसे इसको प्रैक्टिस करें, उसका हैक है डेली मेडिटेशन करें या स्लो ब्रीदिंग करें और उस ब्रीदिंग पे अपना फोकस करें, तो आपको चीजों को धीरे आराम से पूरे फोकस के साथ करने की आपको प्रैक्टिस होगी। तीसरी चीज है कभी भी भरपेट खाना ना खाएं। यानी कि ओकिनावा रीजन के लोग बोलते हैं कि हमेशा अपनी भूख का 80% ही खाएं। अब 80% कैसे? यानी जब हमें लगे कि हमारा पेट भरने वाला है बस वहीं पर खाने को छोड़ दें। एक स्टडी ये भी कहती है कि हमारे पेट और माइंड में जो सिग्नल जाता है पेट भरने का वो इमीडिएटली खाना खाते ही जाता नहीं, यानी कि सिग्नल जाने में लगता है थोड़ा टाइम। उस चक्कर में हम लोग कर लेते हैं ओवर ईटिंग, और खाना खाने के बाद हम ये कहते हैं कि यार आज तो हमारा पेट फट रहा है, स्वाद में हमने ज्यादा खा लिया, जबकि है कुछ भी नहीं। सिर्फ वो सिग्नल जाने में जो थोड़ी सी देर हुई उस चक्कर में हम अपना जो मतलब जो पसंदीदा फूड है उसको थोड़ा सा ज्यादा खा गए। और यही एक प्रॉब्लम है, दुनिया के 68% लोग ओवर ईटिंग और ओवर ईटिंग की वजह से होने वाले ओवरवेट से परेशान है। अब कैसे इसको प्रैक्टिस करें? इसको प्रैक्टिस करने का तरीका जो मैंने अभी कहा, अपनी भूख का 80% ही खाएं। जहां आपको लगे कि आपका पेट भरने वाला है बस वहां पर उसको रोक दें, पूरा पेट भरने का इंतजार ना करें। चौथा पॉइंट है हमेशा अपने दोस्तों के संपर्क में रहें, जो आपके अच्छे दोस्त हैं। जितना आप समय उनके साथ में देंगे आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी उतनी बढ़ जाएगी। और केवल ऐसा नहीं है कि लाइफ बढ़ेगी, लाइफ उसके साथ साथ आप एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ को एंजॉय करेंगे। अब इसका हैक ये है एटलीस्ट वंस इन ए वीक, यानी हफ्ते में एक बार जरूर अपने दोस्तों के बीच में जाएं, उनके साथ बैठें, पुरानी बातों को शेयर करें, और हो सके तो अपना वो टाइम अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ में एंजॉय करें। पांचवा पॉइंट है हमेशा अपने आप को हेल्दी रखने का प्रयास करें। मैं ये नहीं कहता कि बड़ी बड़ी एक्सरसाइज करें और जिम जाएं, मैं कहता हूं जो भी फिजिकल एक्टिविटी आपको पसंद है, चाहे केवल वॉक करना ही आपको पसंद हो, उसको करें। फिट रहें, यानी अपने नेक्स्ट बर्थडे की फिटनेस का इंतजाम इस बर्थडे से करना स्टार्ट कर दें। अब इसका हैक क्या है? इसका हैक बहुत ही सिंपल है। आप एस्केलेटर्स यूज करने की बजाय स्टेयर केस यूज कर सकते हैं। आप अपने ऑफिस या घर पे हैं तो हर कुछ टाइम के बाद में एक छोटी सी मतलब जी वॉक लें। हर मील के बाद में कम से कम 100 स्टेप्स को चलें। ऐसे आप अपने आप को अपने नेक्स्ट बर्थडे के लिए और फिट कर सकते हैं। छठा पॉइंट है स्माइल। मूड कैसा भी हो हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। एक है यहाँ पर यह है कि आपकी फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी हमेशा चलेगी एक सी। जैसे ही वैसे इसके बारे में किसी और दिन किसी और वीडियो में आपसे बात करेंगे। तो बस यहाँ समझने वाली बात है कि जैसे ही आप थोड़ा सा मुस्कुराएंगे, यानी जैसे ही आप अपनी फिजियोलॉजी को चेंज करेंगे, आपकी साइकोलॉजी खुद ब खुद चेंज हो जाएगी और आपका जो स्ट्रेस एंजाइटी है वो रिलीज हो जाएगा और आप एक हैप्पी और हेल्दी मूड में आ जाएंगे। सातवां पॉइंट है नेचर के साथ में जितना ज्यादा हो सके आप जुड़े
रहें। हमारा शरीर पंच महाभूतों से मिलकर के ही बना हुआ है। 5 एलिमेंट से हमारी ये जो बॉडी है ये बनती है, और हमने उन्हीं पंच महाभूतों के साथ में रहना आजकल कर रखा है बंद। यानी अधिकतर टाइम हम अपने ऑफिस या घर में ही रहते हैं। तो बेटर है कि थोड़ा टाइम इन जगहों से निकलें, खुले आसमान के नीचे बैठें, पार्क में जाएं, वहां वॉक करें, एक्सरसाइज करें, लोगों से बात करें, लेकिन नेचर के साथ में हमेशा कनेक्टेड रहें। 8वां पॉइंट है थैंक्स गिविंग का, यानी जब भी कोई आपके लिए कुछ करे उसको थैंक्स जरूर कहें, उसके लिए ग्रेटिट्यूड की फीलिंग जरूर लाएं। अब इसको कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं आप? इसको एक ग्रेटिट्यूड जर्नल आता है, उसको ले आएं, उसको अपने पास रखें, और रोज रात को सोने से पहले किन्हीं 3 चीजों के लिए, रोज रात को सोने से पहले किन्हीं 3 बातों के लिए, किन्हीं 3 चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड फील करें और उसके बारे में थैंक्स उस ग्रेटिट्यूड जर्नल में लिखें। 9th पॉइंट है लिव इन द मोमेंट, यानी जिस मोमेंट में हैं उसी मोमेंट में रहें, यानी जो काम कर रहे हैं केवल उसी काम में रहें। मल्टीटास्किंग हम लोग करते तो हैं, लेकिन वो वास्तव में बहुत अच्छी चीज नहीं है। मल्टीटास्किंग करने से हम माइंडफुल होना भूल जाते हैं। यानी अगर हम एक बार में 4 काम कर रहे हैं तो हमारा माइंड एक बंदर के तरीके से सिर्फ एक पेड़ से दूसरे पेड़, दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़, तीसरे पेड़ से चौथे पेड़ पर छलांगे ही मारता रहेगा और वो मूवमेंट में जीना भूल जाएगा। तो माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करें। इसके लिए भी मैं फिर वो ही कहूंगा कि आप थोड़ी देर मेडिटेशन करें, या अपनी सांसों को आता और जाता हुआ देखें, या माइंडफुलनेस के साथ में काम करें, कोई भी काम करें, एटलीस्ट इसकी प्रैक्टिस जरूर करें। 10th पॉइंट है अपने इकिगाई को ढूंढें और उसको फॉलो करें। तो ये थी इकिगाई की टॉप लर्निंग जो कि मैंने इकिगाई के दौरान ली। अब अगर आपको ये मेरी बातें अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपना फीडबैक कमेंट में डाल करके मेरे को जरूर दें। और अगली किसी किताब के बारे में आपको मेरे से जानना हो तो प्लीज उस किताब का नाम कमेंट बॉक्स में करें टाइप। धन्यवाद।